शहर के बाहरी इलाके में सूरज अपनी ऑटो लेकर सवारियों की तलाश में मुख्य सड़क की ओर बढ़ रहा था। आगे पुलिस चेकपोस्ट पर 5 पुलिसकर्मी पहले से ही घात लगाए खड़े थे। सुबह से उनकी जेबें खाली थीं और उन्हें किसी शिकार का इंतजार था। जैसे ही सूरज का ऑटो चेकपोस्ट के करीब पहुंचा, पुलिस वालों ने उसे घेर लिया। उनमें से एक भारी भरकम मूंछों वाले हवलदार ने आव देखा न ताव सूरज की शर्ट पकड़ी और उसे घसीटते हुए ऑटो से बाहर निकाल दिया। हवलदार ने रौब झाड़ते हुए कहा, चुपचाप 5,000 रुपये निकाल, तूने ट्रैफिक के नियम तोड़े हैं, अब जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। सूरज ने घबराते हुए लेकिन विनम्रता से पूछा, साहब मैंने कौन सा नियम तोड़ा है? मैंने तो कोई गलती नहीं की, आप मुझे बताइए तो सही। पुलिस वाले ने डंडा फटकारते हुए धमकी दी। जुबान लड़ाता है, या तो अभी पैसे दे वरना थाने ले चलकर बंद कर देंगे। थाने का नाम सुनते ही सूरज के चेहरे पर डर की जगह एक अजीब सा सुकून आ गया। उसने तपाक से कहा, ठीक है साहब, मैं जुर्माना नहीं दूंगा, आप मुझे उसी थाने ले चलिए। सूरज के इस आत्मविश्वास की एक खास वजह थी। उसी थाने में 2 दिन पहले उसकी पत्नी नीलम वर्मा की बतौर डीएसपी पोस्टिंग हुई थी। सूरज को अपनी मेहनत पर गर्व था। उसने इसी ऑटो को चलाकर पाई पाई जोड़कर नीलम को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया था। उसे पूरा यकीन था कि थाने में नीलम उसे देखते ही पहचान लेगी और पुलिस वालों से पूछेगी कि आखिर उसके पति ने क्या गलती की है। सूरज सीना तानकर पुलिस वालों के साथ थाने के भीतर दाखिल हुआ। उसे वहां एक बेंच पर बैठा दिया गया। दूसरी तरफ डीएसपी नीलम वर्मा अपने केबिन में फोन पर किसी पर बरस रही थीं। उनकी आवाज में सख्त लहजा था, देखिए, जानकारी निकलवाने के ओछे तरीके मत अपनाइए। थोड़ी सी पावर क्या मिली, आप लोग मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करने लगे। आइंदा मुझसे किसी रियायत की उम्मीद मत रखिएगा। फोन पटकने के बाद नीलम बाहर आई और हवलदार को खड़ा देख कड़क आवाज में पूछा, इसे यहां पकड़कर क्यों लाए हो? हवलदार ने तुरंत कहानी गढ़ दी, मैडम, इसने ट्रैफिक के कई नियम तोड़े हैं और जब जुर्माना मांगा गया तो बदतमीजी करने लगा और पैसे देने से साफ मना कर दिया। इधर सूरज बड़ी उम्मीद और प्यार भरी नजरों से अपनी पत्नी की ओर देख रहा था। उसे लगा अब नीलम सब ठीक कर देगी, लेकिन तभी नीलम ने जो कहा उसने सूरज के पैरों तले जमीन खिसका दी। नीलम ने एक बार भी सूरज की आंखों में नहीं देखा और हवलदार को आदेश दिया, अगर यह जुर्माना नहीं भर रहा है तो इसका ऑटो सीज कर लो और इसे यहां से भगाओ। यह सुनते ही सूरज सन्न रह गया। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर अविश्वास था। जिस ऑटो के पहियों की कमाई से उसने नीलम को मैडम बनाया था, आज उसी नीलम ने उस ऑटो को छीनने का हुक्म दे दिया था। वह बेबस होकर कभी अपनी पत्नी को देखता तो कभी बाहर खड़े अपने ऑटो को। नीलम ने हवलदार को कड़ा आदेश दिया, इसे फौरन यहां से बाहर निकालो और ऑटो को सीज कर लो। अगर इसे अपना ऑटो वापस चाहिए तो कल अदालत जाकर कागज बनवा कर लाए। सूरज के कदमों में अब जान नहीं बची थी। आंखों में आंसू और चेहरे पर घोर निराशा लिए वह धीरे धीरे थाने से बाहर निकला। घर की तरफ बढ़ते हुए उसके दिमाग में पुरानी यादें किसी फिल्म की तरह चल रही थीं। उसे वो दिन याद आने लगे जब वह दिन रात ऑटो चलाकर पसीना बहाता था और नीलम उससे कहा करती थी, सूरज बस कुछ दिन और मेहनत कर लो, जिस दिन मैं अफसर बन जाऊंगी तुम्हें फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा। वो वादे, वो कस्में आज सब झूठे लग रहे थे। भारी मन से वह घर पहुंचा और अपनी मां के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने मां को बताया, मां, नीलम तो पूरी तरह बदल गई है। उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया और तो और मेरी रोजी रोटी, मेरा ऑटो भी जब्त करवा दिया। वही ऑटो जिसे घिस घिस कर मैंने उसे डीएसपी बनाया था। यह सुनकर मां का दिल भर आया, लेकिन उनकी आंखों में एक पुरानी कसक भी थी। उन्होंने सूरज के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हें याद है, शादी के 2-4 दिन बाद ही उसने अपना असली रंग दिखा दिया था। हम तंगी में थे, घर के हालात ठीक नहीं थे, फिर भी उसने जिद पकड़ ली थी कि उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा हमें ही उठाना पड़ेगा। हमने अपना पेट काटकर उसकी जिद पूरी की और आज उसने हमें यह सिला दिया। उधर सूरज का छोटा बेटा अपनी दादी के आंचल में ही ज्यादा खुश रहता था। नीलम को अपनी पढ़ाई और करियर से कभी इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि वो अपने बच्चे को समय दे पाती। इसलिए बच्चा अपनी दादी के साथ ही खेलता और रात को उन्हीं के पास सोता था। नीलम अब अपने ऑफिस के पास मिले सरकारी बंगले में रहती थी क्योंकि उसका पुराना घर काफी दूर था। अगली सुबह ऑफिस में बैठकर नीलम बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसे पूरा यकीन था कि सूरज अपने ऑटो के बिना रह नहीं पाएगा और गिड़गिड़ाते हुए उसके पास मदद मांगने या कोर्ट के कागज लेकर आएगा।
घंटे बीतते गए लेकिन सूरज नहीं आया। यह बात नीलम के अहं को चुभ गई। उसे लगा कि सूरज में इतनी अकड़ कैसे आ गई। गुस्से से तमतमाती हुई वह अपनी सरकारी गाड़ी लेकर सीधे अपने पुराने घर यानी ससुराल की तरफ निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि घर का माहौल उम्मीद से बिल्कुल अलग था। सूरज जमीन पर अपनी मां के पैरों के पास सुकून से बैठा था और मां उसके बालों में तेल लगाकर चंपी कर रही थीं। पास ही उनका बेटा खेल रहा था। वहां का सुकून देखकर नीलम का गुस्सा और बढ़ गया। सूरज और उसकी मां अपनी बातों में मग्न थे और उनका बेटा मजे से खेल रहा था। लेकिन नीलम को यह शांति बर्दाश्त नहीं हुई। वह बेवजह उन पर बरस पड़ी। तुम लोगों को अक्ल है या नहीं? बच्चा अकेला खेल रहा है और तुम लोग गप्पे मार रहे हो। बच्चों को ऐसे संभाला जाता है? अगर उसे चोट लग जाती तो कौन जिम्मेदार होता? सूरज ने हैरानी से नीलम की तरफ देखा और संयम के साथ जवाब दिया, नीलम, तुम क्या कह रही हो? हमें बच्चे संभालना नहीं आता। आज यह जितना भी बड़ा हुआ है मां के हाथों ही पला बढ़ा है। उन्हें तुमसे बेहतर पता है कि बच्चे की परवरिश कैसे होती है। तुम इस बारे में नहीं बोलो तो अच्छा है। सूरज का यह जवाब सुनकर नीलम का अहंकार चोटिल हो गया। वह चिल्लाई, जुबान मत लड़ाओ मुझसे और यह बताओ तुम आज कोर्ट क्यों नहीं आए? मैं वहां इंतजार कर रही थी कि तुम आओगे और मैं मदद करके तुम्हारा ऑटो छुड़वा दूंगी। सूरज ने कड़वाहट के साथ कहा, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र थी तो कल थाने में ही तमाशा क्यों किया? तुम वहीं कह देती कि ऑटो जब्त न करें। मैंने कोई गुनाह नहीं किया था और यह बात तुम भी जानती थी। तुम एक बड़ी अफसर हो, सच पता लगाना तुम्हारे लिए चुटकियों का काम था। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझे नीचा दिखाना था। तुम्हें लगा होगा कि मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठा रहा हूं। सूरज की खरी खरी बातें नीलम को चुभ गईं। वह गुस्से में आपा खो बैठी। तुम लोग हो ही गंवार। तुम क्या जानो कि ड्यूटी क्या होती है और प्रोटोकॉल क्या होता है? तुम्हारे साथ रहकर मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो रही है। मैं अब तुम जैसे अनपढ़ लोगों के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। इतना कहकर नीलम झटके से बच्चे का हाथ पकड़कर कमरे की तरफ बढ़ी। उसने आनन फानन में बच्चे का सामान पैक किया और बाहर निकलते हुए बोली, मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूं। तुम लोग यहीं सड़ते रहो अपनी छोटी सोच के साथ। सूरज ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस इतना कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो शौक से जाओ। लेकिन 6 साल का वह मासूम बच्चा अपनी मां के साथ जाने को राजी नहीं था। वह रोते हुए बार बार अपनी दादी की तरफ उंगली कर रहा था और मचल रहा था, दादी, मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मुझे पापा और आपके पास रहना है। दादी नीलम ने बच्चे की सिसकियों की रत्ती भर भी परवाह नहीं की और उसे लगभग घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठाया। सच तो यह था कि नीलम ने कभी उस बच्चे को मां वाला प्यार दिया ही नहीं था। उसका सारा ध्यान हमेशा अपनी पढ़ाई और करियर पर रहा था। अब वह बच्चे को लेकर अपने सरकारी आवाज आ गई। जब नीलम के मायके वालों को इस लड़ाई और घर छोड़ने की बात पता चली तो उन्होंने नीलम को बहुत समझाया और फटकार भी लगाई। लेकिन वर्दी और पद का नशा नीलम पर इस कदर चढ़ा था कि उसने अपने मां बाप से साफ कह दिया, मेरी जिंदगी में दखल देने की जरूरत नहीं है, मुझसे अब कोई वास्ता मत रखना। यहां तक कि जब उसके भाई ने उसे समझाने की कोशिश की तो नीलम ने उसे भी बेइज्जत करके चुप करा दिया। अब वह अपने परिवार से पूरी तरह कट चुकी थी। समय बीतता गया। नीलम ने बच्चे की देखभाल के लिए एक फुल टाइम आया मेड रख ली थी क्योंकि उसे बच्चे के लिए वक्त नहीं मिलता था। एक दिन वह आया बच्चे को लेकर बाजार गई हुई थी। संयोग से सूरज की मां दादी भी उसी बाजार में कुछ सामान खरीद रही थीं। 6 साल के मासूम की नजर जैसे ही अपनी दादी पर पड़ी, वह आया का हाथ छुड़ाकर दौड़ पड़ा और जाकर सीधा अपनी दादी से लिपट गया। आया घबरा गई और उसे इधर उधर ढूंढने लगी। इधर दादी के गले लगते ही बच्चे का सब्र का बांध टूट गया। वह रोते हुए बोला, दादी, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना। वहां एक गंदे अंकल आते हैं, वो लोग मुझे कभी कभी मारते भी हैं। दादी सन्न रह गईं। उन्होंने घबरा कर पूछा, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन गंदे अंकल? बच्चे ने मासूमियत और डर के साथ बताया, वो अंकल मम्मी के घर रोज शाम को आते हैं और कभी कभी तो पूरा दिन वहीं रहते हैं। अगर मैं नहीं सोता तो मम्मी और वो अंकल मुझे मारते हैं। डर के मारे मैं सोने का नाटक करता हूं। वो दोनों देर रात तक बातें करते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। दादी, मुझे बहुत डर लगता है। मैं अंदर ही अंदर रोता रहता हूं। मुझे वहां नहीं रहना। पोते के मुंह से यह बात सुनकर दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी वो कुछ और पूछ पाती तभी वह आया भागती हुई वहां आ पहुंची।
उसने देखा कि बच्चा एक बूढ़ी औरत से बात कर रहा है तो उसने आव देखा न ताव झपट्टा मारकर बच्चे का हाथ पकड़ लिया। बाजार में तमाशा खड़ा हो गया था। आया बच्चे को जबरदस्ती खींच रही थी और बच्चा चीख रहा था, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, मुझे दादी और पापा के पास रहना है। दादी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने आया से विनती की, बेटी एक काम कर, तू अपना सामान खरीद ले, तब तक मैं यहीं बच्चे के पास बैठी हूं। दादी का बहुत मन था कि वो अपने पोते को अभी अपने साथ ले जाएं, लेकिन कानून और हालात से वो मजबूर थीं। ऊपर से आया ने साफ कह दिया, नहीं माँ जी, मैडम का सख्त हुक्म है कि बच्चा आप लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मजबूरी में दादी ने पत्थर दिल करके रोते हुए पोते को समझाया, बेटा शांत हो जा, अभी तू जा, हम बहुत जल्दी आएंगे और तुझे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। किसी तरह समझा बुझाकर उन्होंने बच्चे को उस आया के साथ भेज दिया। घर लौटते वक्त दादी के जहन में बस वही बातें गूंज रही थीं, गंदे अंकल और मारपीट। वह अपने बेटे सूरज का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन बात अब बच्चे की सुरक्षा की थी। घर पहुंचकर उन्होंने भारी मन से सूरज को सब सच बता दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उनका पोता वहां डर के साए में जी रहा है और कोई अंकल उसे पीटते हैं। यह सुनते ही सूरज का खून खौल उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नीलम इतनी नीचे गिर सकती है। अगले ही दिन छुट्टी थी। सूरज और उसकी मां बिना किसी को बताए सीधे नीलम के सरकारी आवास पर जा धमके। सूरज ने लगातार डोरबेल बजाई। काफी देर बाद दरवाजा खुला। सामने नीलम खड़ी थी, आंखों में नींद भरी हुई और हुलिया एकदम अस्त व्यस्त। दरवाजे पर अपने पति और सास को खड़ा देख उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह हकलाते हुए बोली, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? सूरज की मां ने तंज कसते हुए करारा जवाब दिया, क्यों बहू, हम मां बेटे तुमसे और अपने पोते से मिलने आ गए तो क्या कोई गुनाह कर दिया? नीलम के पास कोई जवाब नहीं था। वह दरवाजे पर ही बुत बनकर खड़ी रही। सूरज ने उसे इग्नोर किया और उसे धक्का देते हुए घर के अंदर दाखिल हो गया। उसके कदम सीधे बेडरूम की तरफ बढ़े। दरवाजा खुलते ही सूरज सन्न रह गया। सामने बेड पर एक नौजवान आदमी बेफिक्र होकर सोया हुआ था और सूरज की नजरें कमरे में घूम गईं। उसने देखा कि मेन बेड पर एक अनजान युवक बेसुध सोया हुआ था और कमरे के एक कोने में दूसरे बेड पर उसका बेटा बेसहारा सा पड़ा था। यह मंजर देख सूरज का खून खौल उठा। बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी थीं। उसने आव देखा न ताव पीछे मुड़कर एक जोरदार तमाचा नीलम के गाल पर रसीद कर दिया। चटाक! तमाचे की गूंज से बेड पर सोया हुआ वह शख्स हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने अपनी आंखों को मलते हुए गुस्से में पूछा, कौन है यह बदतमीज? इसकी हिम्मत कैसे हुई यहां घुसने और तुम पर हाथ उठाने की? नीलम ने अपने गाल पर हाथ फेरते हुए बेहद हिकारत और नफरत भरी नजरों से सूरज की ओर देखा और बोली, यही है वो मेरा निकम्मा और गंवार पति जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। यह सुनकर सूरज का शरीर गुस्से से कांपने लगा। उसका मन किया कि आज वह सब कुछ तहस नहस कर दे, लेकिन तभी उसे अपनी मां के संस्कार याद आ गए। वह भावनाओं में बहकर एक हाथ तो उठा बैठा था, लेकिन अब उसने खुद पर काबू पाया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और सीधे अपने बेटे के पास गया। उसने सोते हुए बच्चे को अपनी गोद में उठाया और नीलम की आंखों में आंखें डालकर बोला, अच्छा, तो यह वजह थी कि तुम यहां सरकारी क्वार्टर में रहती थीं। दरअसल वह अंकल जिसका जिक्र बच्चा कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि नीलम का सीनियर ऑफिसर था। ट्रेनिंग के दिनों से ही नीलम और उसके बीच अवैध संबंध चल रहे थे, जिसकी भनक सूरज को अब तक नहीं थी। अब जब सारा भेद खुल ही चुका था तो नीलम ने भी शर्म का लबादा उतार फेंका। वह बेशर्मी से बोली, चलो अच्छा हुआ जो तुमने खुद ही अपनी आंखों से देख लिया। अब मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं। मुझे तुम जैसे अनपढ़ और गंवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। आज के बाद अपनी यह मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। सूरज ने बिना कुछ कहे अपनी मां को इशारा किया और बच्चे को सीने से लगाए दरवाजे की ओर मुड़ गया। लेकिन तभी नीलम की आवाज ने उन्हें रोक लिया। रुको, जा ही रहे हो तो यह काम भी करते जाओ। नीलम दराज से कुछ कागजात निकाल लाई। मैंने तलाक के पेपर्स पहले ही तैयार करवा रखे थे, बस तुम्हारे आने का इंतजार था। इन पर साइन करो और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। सूरज ने एक पल के लिए उन कागजों को देखा। उसके चेहरे पर अब दुख नहीं बल्कि एक आजादी का भाव था। उसने कलम उठाई और बिना एक पल गंवाए उन कागजों पर दस्तखत कर दिए। सूरज उस सरकारी आवाज से अपने बेटे को सीने से लगाए हमेशा के लिए निकल आया। तलाक के कागजात पर दस्तखत हो चुके थे। नीलम ने अपनी आजादी की तैयारी पहले से कर रखी थी, इसलिए कानूनी कार्रवाई बस एक औपचारिकता भर रह गई थी।
जल्द ही उनका रिश्ता कागजों पर भी खत्म होने वाला था। अब सूरज अपने पुराने घर में बैठा था। भविष्य की चिंता उसे और उसकी मां को खाई जा रही थी। घर चलाने और बच्चे की परवरिश के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। मां ने उम्मीद की एक आखिरी किरण के साथ घर में रखी पुरानी संदूक खोली। वह पुराने कपड़े और सामान हटाकर देख रही थीं कि शायद कुछ कीमती मिल जाए जिसे बेचकर कुछ दिन का गुजारा हो सके। तभी संदूक की तलहटी में पुराने कपड़ों के नीचे उन्हें एक पुराना पीला पड़ चुका कागज मिला। मां ने उसे निकाला और सूरज को दिखाते हुए कहा, बेटा जरा देख तो, यह क्या चीज है। सूरज ने धूल झाड़कर जब उस दस्तावेज को पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह उनके पुरखों की एक पुरानी जमीन का कागज था जिसकी कीमत आज के बाजार भाव में करोड़ों रुपए थी। यह कागज उनकी गरीबी का अंत था। सूरज ने बिना देर किए उस जमीन का सौदा किया। हाथ में करोड़ों रुपए आते ही उनके दिन फिर गए। उन्होंने सबसे पहले शहर में एक आलीशान घर बनवाया। लेकिन सूरज का असली बदला सिर्फ अमीर बनना नहीं था। वह पढ़ाई में हमेशा से अव्वल था, लेकिन नीलम को अफसर बनाने के लिए उसने अपने सपनों की बलि चढ़ा दी थी और ऑटो का स्टीयरिंग थाम लिया था। अब उसके पास साधन और समय दोनों थे। उसने ठान लिया कि वह अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करेगा और एक ऐसा मुकाम हासिल करेगा जो नीलम के पद से भी ऊंचा हो। उसने अपनी किताबें फिर से उठा लीं। दूसरी तरफ सूरज की मां भी खाली नहीं बैठना चाहती थीं। उन्होंने घर से ही अचार और पापड़ बनाने का गृह उद्योग, होम बिजनेस शुरू करने का फैसला किया और इस काम में मदद के लिए उन्होंने उसी आया को काम पर रख लिया जो नीलम के घर उनके पोते को संभालती थी। अब घर में खुशहाली थी। मां का बिजनेस और सूरज की पढ़ाई दोनों पूरी रफ्तार से चल रहे थे। मेहनत रंग ला रही थी और उनका अचार पापड़ का ब्रांड धीरे धीरे मशहूर होने लगा था। अब सूरज के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पर था। उसने दिन रात एक कर दिया। 2 साल की कड़ी तपस्या आखिरकार रंग लाई। सूरज ने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि वह सीधे एसपी के पद पर चयनित हुआ। अगले दिन अखबारों और न्यूज चैनलों में सिर्फ सूरज की ही चर्चा थी। हेडलाइंस चल रही थीं। एक ऑटो वाले ने रचा इतिहास, बना एसपी। मीडिया वाले सूरज के घर का घेराव किए खड़े थे। कोई उसकी मां का इंटरव्यू ले रहा था तो कोई सूरज की संघर्ष की कहानी जान रहा था। सूरज ने जानबूझकर अपनी पोस्टिंग उसी शहर और उसी जोन में करवाई जहां नीलम तैनात थी। वह अब नीलम से भी ऊंचे पद पर था। दूसरी तरफ नीलम की जिंदगी नर्क बन चुकी थी। जिस सीनियर अधिकारी के प्यार में पागल होकर उसने अपना घर तोड़ा था, वह एक शातिर भेड़िया निकला। उसने नीलम का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो गुपचुप तरीके से रिकॉर्ड कर लिया था। अब वह उस वीडियो के दम पर नीलम को ब्लैकमेल कर रहा था और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। नीलम को तब और गहरा झटका लगा जब उसे पता चला कि वह सीनियर अधिकारी पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। जब नीलम ने विरोध करने की कोशिश की तो उसने साफ धमकी दे दी, अगर मुंह खोला तो यह वीडियो वायरल कर दूंगा, नौकरी तो जाएगी ही, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अब नीलम पूरी तरह उसके जाल में फंस चुकी थी। उसे उस पति सूरज की याद आने लगी जो ऑटो चलाकर भी उसे रानी बनाकर रखता था। लेकिन अब पछताने से क्या होना था, तलाक हो चुका था। तनाव और डर के कारण नीलम ने खाना पीना छोड़ दिया था। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। चेहरे की रौनक गायब थी और वह बीमार रहने लगी थी। उस अधिकारी ने उस पर इतनी पाबंदियां लगा दी थीं कि वह ठीक से फोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। तभी थाने में खबर आई कि नए एसपी साहब चार्ज लेने आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए एक ग्रैंड पार्टी रखी गई है। नीलम का मन नहीं था, फिर भी प्रोटोकॉल के तहत उसे हामी भरनी पड़ी। स्वागत समारोह के दिन थाने को सजाया गया था। मंच तैयार था। कार्यक्रम के दौरान एंकर ने नीलम, जो वहां की मौजूदा अधिकारी थी, को 2 शब्द कहने के लिए मंच पर बुलाया। नीलम भारी कदमों से थकी हारी सी सीढ़ियां चढ़ी। वह माइक के पास पहुंची ही थी कि कमजोरी और तनाव के कारण उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे जबरदस्त चक्कर आया और वह लड़खड़ाकर वहीं मंच पर बेहोश होकर गिर पड़ी। नीलम को बेहोशी की हालत में तुरंत अस्पताल ले जाया गया। भीड़ में खड़े सूरज ने जब उसे स्ट्रेचर पर जाते देखा तो वह सन्न रह गया। यह वही नीलम थी जो कभी अपने पद और खूबसूरती के घमंड में चूर रहती थी, लेकिन आज वह सूख कर कांटा हो चुकी थी। उसकी हालत देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह एक डीएसपी है। डॉक्टरों ने बताया कि कमजोरी और अत्यधिक तनाव के कारण उसकी यह हालत हुई है। सूरज सोच में पड़ गया कि आखिर एक डीएसपी के पास खाने पीने की क्या कमी हो सकती है।
उसे क्या पता था कि नीलम अपने ही कर्मों की सजा भुगत रही थी। ब्लैकमेलर के डर और वीडियो वायरल होने की चिंता ने उसे अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। खैर, सूरज अपनी ड्यूटी में व्यस्त हो गया। उधर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नीलम के मन में बार बार यही ख्याल आता कि वह किसी तरह सूरज से मिले और उसे अपनी मजबूरी बताए। कुछ दिन बाद सूरज की मां बाजार में अपने बिजनेस के लिए सामान खरीद रही थीं। तभी एक कमजोर सी महिला उनके सामने आकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली, मां जी, कैसी हैं आप? सूरज की मां ने अपनी चश्मा ठीक करते हुए गौर से देखा और पूछा, कौन हो बेटी? तुम मुझे मां जी क्यों कह रही हो? नीलम की आंखों में आंसू आ गए। मां जी, मैं नीलम हूं, आपकी बहू। आपने मुझे पहचाना नहीं? सच में नीलम का हुलिया इतना बदल चुका था कि उसे पहचानना मुश्किल था। जब मां को यकीन हुआ तो उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने अपना पल्लू झाड़ते हुए कहा, मैंने तुझे नहीं पहचाना और अब पहचानना भी नहीं चाहती। तूने मेरे बेटे और पोते को जिस तरह ठोकर मारी थी, आज भगवान तुझे वहीं दिखा रहा है। यह तेरे कर्मों का फल है। नीलम उनके पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी। मां जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। एक बार सूरज से कह दीजिए कि वो मुझे अपना ले। लेकिन मां का दिल अब पत्थर हो चुका था। उन्होंने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, और वहां से अपनी गाड़ी की तरफ चली गईं। इस घटना ने नीलम को तोड़ दिया, लेकिन साथ ही उसे एक हिम्मत भी दी। उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। वह सीधे उस सीनियर अधिकारी के पास गई और चिल्लाकर बोली, तुझे जो करना है कर ले, वीडियो वायरल करना है तो कर दे या मेरी जान ले ले, लेकिन अब मैं तेरी गुलामी नहीं करूंगी। डर का पिंजरा तोड़कर नीलम वहां से भाग निकली और सीधे सूरज के सरकारी आवास पर जा पहुंची। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। अंदर से सूरज ने दरवाजा खोला। सामने अपनी पत्नी की ऐसी दुर्दशा देख वह एक पल को पहचान नहीं पाया और पूछ बैठा, जी, किससे मिलना है आपको? यह सुनकर नीलम फूट फूट कर रो पड़ी। सूरज, मैं हूं नीलम, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे की मां। सूरज की आंखों में अब दया नहीं बल्कि एक चट्टान जैसी सख्ती थी। उसने नीलम की बात काटते हुए कड़े शब्दों में कहा, जिस बच्चे का वास्ता तुम दे रही हो उसकी सुरक्षा के लिए ही तो मैंने तुम्हें तलाक दिया था। वह मेरा बेटा है और मेरे पास ही महफूज है। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? और सुन लो, अगर आज के बाद तुम यहां दोबारा दिखीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धड़ाम! सूरज ने यह कहकर नीलम के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। बंद दरवाजे के बाहर नीलम फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी चीखें अंदर तक सुनाई दे रही थीं। सूरज की मां सब सुन रही थीं। उनका दिल एक पल को पसीजा जरूर, लेकिन फिर उन्हें याद आ गया कि इसी औरत ने उनके हंसते खेलते घर को कैसे बर्बाद किया था। उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। नीलम वहां से लड़खड़ाते कदमों से वापस जा ही रही थी कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसका दिल बैठ गया। उस धोखेबाज अफसर ने अपनी धमकी सच कर दी थी। रिश्वत लेते हुए नीलम का वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। खबर आग की तरह फैल चुकी थी और विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नीलम को नौकरी से बर्खास्त, डिसमिस कर दिया था। अब नीलम के पास न घर था, न नौकरी और न ही इज्जत। हताशा में उसने आखिरी उम्मीद के तौर पर अपने भाई को फोन लगाया, लेकिन उधर से भाई की आवाज में सिर्फ नफरत थी। भाई ने चिल्लाकर कहा, किस हक से फोन किया है तूने? तेरे इन्हीं गंदे कारनामों और बदनामी के सदमे से मां बाबूजी घुट घुट कर मर गए। तू उनकी कातिल है। तू हमारे लिए उसी दिन मर गई थी। आज के बाद हमें अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। नीलम वहीं सड़क पर पत्थर की मूरत बन गई। वह जिस आशिक के भरोसे घर छोड़कर आई थी, वह उसके घर का सारा पैसा और जेवर लेकर फरार हो चुका था। अब नीलम पूरी तरह से अकेली थी। वर्दी का रौब, हुस्न का घमंड और पैसे की गर्मी सब खाक में मिल चुका था। सदमे ने उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया। वह पागलों की तरह शहर की सड़कों पर भटकने लगी। न खाने का ठिकाना था, न सोने का। आखिरकार भूख, बीमारी और पछतावे के बोझ तले दबकर कुछ ही दिनों में सड़क किनारे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, इन कहानियों का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि समाज को एक दर्पण दिखाना है, ताकि हम इनसे कुछ सीख सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।